नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और अड़ी की शुरुआत आज हम 3 तस्वीरों के साथ करना चाहते हैं। एक तस्वीर है पश्चिम बंगाल से, जहां अभी भी डॉक्टर बेटी को न्याय की मांग लेकर लोग सड़क पर हैं। सौरव गांगुली ने भी आज इस मार्च में हिस्सा लिया है। दूसरी तस्वीर है महाराष्ट्र की, यहां 2 बच्चियों के स्कूल में हुए यौन शोषण के खिलाफ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने मोर्चा खोल दिया है। पुलिस की ढिलाई के खिलाफ उन्होंने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। कल महाराष्ट्र में रेलवे की पटरियों को जाम कर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 40 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है और 300 के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया है। इस बीच पुलिस के कुछ कर्मचारियों और स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। पर तीसरी तस्वीर एक ऐसे केस, एक ऐसी दरिंदगी से जुड़ी है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। पर दुर्भाग्य यह है कि आज ये हादसा किसी को याद तक नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाकये की जो कि अजमेर में आज से 32 साल पहले हुआ है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। 32 साल पहले देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल कांड के 6 दोषियों को जिला अदालत ने मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई और दोषियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कल सजा सुनाए गए लोगों में शामिल थे सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सोहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन। मामला 1999 का है, जब अजमेर में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा छात्राओं से गैंग रेप और उनके अश्लील फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। कई लड़कियों ने बदनामी के डर से सुसाइड तक कर लिया था। इसके बाद उस वक्त की भैरव सिंह सरकार ने इस मामले की जांच CID CB यानी कि क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। ये खुलासा एक स्थानीय पत्रकार ने किया था, जिसने दिखाया था कि कैसे इन लड़कियों की दोस्ती प्रभावशाली परिवारों के लड़कों से हुई थी। उसके बाद उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में फिल्माया गया। इन तस्वीरों का इस्तेमाल इन लड़कियों को ब्लैकमेल करने और उनके साथ बलात्कार करने के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी जो जांच के दौरान सामने आई। जब 18 आरोपियों पर आरोप तय किए गए तो उनमें से कुछ आरोपी प्रसिद्ध अजमेर दरगाह में काम करने वाले खादिमों के परिवार से थे और इनमें से भी सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो थे फारूक और नफीस चिश्ती, जिनका रिश्ता उस वक्त की युवा कांग्रेस के साथ था। इसलिए आज के सवाल है बहुत सीधे, क्या सचमुच अजमेर में पीड़ित लड़कियों को न्याय मिला? 32 साल से ज्यादा बीत गए। क्या अजमेर अपराध को देश यूं ही भूल गया? और क्या इन सभी महिलाओं को, इन सभी लड़कियों को, भले से ही वो बंगाल हो, बदलापुर हो, अजमेर हो, सिस्टम से, सरकार से, समाज से न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए? क्या बंगाल से लेकर, बदलापुर से लेकर अजमेर तक सभी महिलाओं को राजनीति के परे न्याय मिलेगा? और इसी बड़ी चर्चा में हमारे साथ आज जुड़ गए हैं शाज़िया आलमी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। प्रोफेसर संगीत रागी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सुनील साजन, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। चित्रा बाथम, प्रवक्ता कांग्रेस की, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। संगीत रागी जी, जो आपको अजमेर की अगर कुछ याद है, आपको सच में लगता है कि 32 साल इंसाफ मिलना, 32 साल के बाद, ये इंसाफ के दायरे में आता है? पद्मजा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको अंग्रेजी टेलीविज़न से यहाँ आने के लिए और बहुत स्पष्टता से सवालों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई पद्मजा, इस कहानी को हम लोग, इस सारी दुर्दांत घटना को हम लोग भूल चुके थे। मुझे याद है जब करीब करीब लगभग उसी समय मैंने अपना लेक्चरशिप दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किया था और तब ये घटना घटी थी और बहुत बड़े पैमाने पर इसका मीडिया में उस समय एक्सपोजर आया था। लेकिन तब वो टेलीविज़न का वो दौर नहीं था जो आज का दौर है, नहीं तो हम देखते कि उस समय किस प्रकार की भीड़ रहती है। 32 साल एक कहा जाता है कि जितना आप न्याय में देर करते हैं, न्याय के साथ आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप न्याय नहीं दे रहे हैं। 32 साल किसी के न्याय देने में लग जाए, और ख़ास करके ऐसे मामलों में, तो जो परिवार इन चीज़ों को लड़ रहे हैं उन पर क्या बीतता होगा, ये सहज अनुमान लगाया जा सकता है। चाहे वो कलकत्ता का केस हो या किसी भी महिला के साथ यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो हम तो दूर से खड़े होते हुए रोंगटे कांप जाते हैं
उस परिवार का जरा ध्यान कीजिए, उनके लोगों के, उनके भाइयों के, उनकी माँ के, उनकी बहनों को, उनके परिवार के अन्य लोगों को सोचिए कि उन पर क्या गुजरता होगा जो तिल तिल करके मरते होंगे। मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि ठीक है, निर्णय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है। और एक तरीके से ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरा देश भूल ही गया? आप ये सोचिए, रसूख वाले थे कि 100 से 150 परिवार थे जो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस वक्त की जाने माने परिवारों से आने वाली ये लड़कियां थी, उनकी तस्वीरें, और कुछ लोग तो उस वक्त जब ये फैसला आने वाला था, तो कुछ महिलाएं जिनसे हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की थी, वो ये बता रही थी कि जिस स्कूल और कॉलेज की वो लड़कियां थी, कई सालों तक वो बताती ही नहीं थी कि हम इस स्कूल से हैं, क्योंकि ऐसी उसकी रेपुटेशन हो गई थी कि लोग कहते थे अगर वहां पढ़ने वाली है तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ दुर्घटना तो हुई ही होगी। और इसका राजनीतिक कनेक्शन वो कितना जरूरी था? देखिए, पूरा ये मामला राजनीतिक कनेक्शन से जुड़ा हुआ था और यही कारण था। इसमें बहुत बड़े बड़े रसूख वाले लोग इसमें शामिल थे। यही कारण है कि इतना देर तक ये मामला चला भी। यदि बहुत रसूखदार लोग नहीं हुए होते तो मुझे लगता था इस मामले का निपटारा बहुत पहले हो गया होता, क्योंकि चूंकि रसूखदार लोग इस मामले में शामिल थे, इसलिए लंबे समय तक ये केस को खींचता गया। दूसरी बात, देखिए, जब इस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं तो निश्चित तौर पर संस्थाएं भी बदनाम होती हैं। स्कूल की बात कर ले तो स्कूल बदनाम होते हैं, कॉलेज में इस प्रकार की घटना हो जाती है तो कॉलेज बदनाम होता है, लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो स्थितियां नहीं रह गई हैं। आज बहुत कुछ बदला है। लड़कियां बाहर आकर के खुल करके कह रही हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, और वो आकर के इसका प्रतिरोध और इसका विरोध भी कर रही हैं। और इंसाफ की उम्मीद और इंसाफ की मांग हर जगह उतनी ही पुरजोर तरीके से उठना चाहिए, भले से ही वो बंगाल हो, बदलापुर हो या अजमेर हो। अजय कुमार वर्मा एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की चित्रा बाथम, और आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना उबाटा के, यूबीटी के, वो भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, कई लोगों को लगता है कि जो असली गुनाहगार थे वो तो बच करके निकल गए, खासतौर पर वो जिनका राजनीतिक रसूख था। क्या 32 साल भी असली गुनहगार, उनको सजा मिली है? कुछ अजमेर दरगाह से जुड़े हुए थे, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे। इस प्रकरण में जो तथ्य सामने आए थे वो इनिशियल स्टेज पे पुलिस ने तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी सीबी ने तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के निर्देश पे किया था, उसमें जो तत्कालीन एडिशनल एसपी थे पाटनी जी, उन्होंने भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाई, और बहुत सारे जो सीआईडी सीबी के अधिकारी थे उन लोगों ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई, इन्वेस्टिगेशन किया। फाइल पर जो आए मुलजिम, उनके लिए अजमेर न्यायालय ने तो आजीवन कारावास दिया, और बाद में लैक ऑफ एविडेंस पर हाई कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर में उनको भुगती हुई सजा पर छोड़ा। करीब करीब इस प्रकरण में सब मुलजिमान जो न्यायिक अभिरक्षा में रहे और जो दोषमुक्त नहीं हुए, वो 10 साल से अधिक की सजा पा चुके थे। ठीक है, इस पर किस तरीके की राजनीति इस वक्त राजस्थान में हो रही है? क्या इस वक्त हमें रिएक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं राजस्थान से? एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। साथी है कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट। 32 साल पहले अजमेर के अंदर सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैकमेल करके बलात्कार करने की घटना। वे बलात्कारी दरगाह शरीफ के साथ जुड़े हैं, खादिम परिवार से जुड़े हैं और कांग्रेस के साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने जिस प्रकार की एक दुर्दांत अपराध किया था, ये सजा पर्याप्त नहीं है। 32 साल लग गए न्याय होने में, और 100 से ज्यादा स्कूली छात्राओं के साथ जिस तरीके से अजमेर में ये बलात्कार कांड हुआ था और जिस तरीके से राजस्थान के माथे पर कलंक लगाया गया था, मुझे लगता है कि देर से आया लेकिन एक अच्छा फैसला आया है। इस तरह के घिनौने अपराधों में कांग्रेस के लोग शामिल रहते ही हैं। अपराधी जो है अपराध किया और जेल में है, जेल में जाकर के उसने ट्रायल चली है, और भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध जोड़ रही है, ये तो बीजेपी बता सकती है। जबकि बीजेपी को अब ये बताना चाहिए कि उनके तमाम विधायक, पूर्व मंत्री जो इस तरह के आरोपों में घिरे हैं,
उनके खिलाफ तो पार्टी तक ने कोई कार्रवाई नहीं की, और यहाँ पे जब किसी को सजा हो रही है तो आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। तो एक तरफ अगर आक्रोश है बंगाल और बदलापुर को लेकर के, तो सुनील जी अजमेर के ऊपर चुप्पी क्यों? देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि किसी भी घटना पर चुप्पी नहीं होनी चाहिए। मैं संगीत रागी जी को सुन रहा था, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं कि इसको आप न्याय नहीं कह सकते, निर्णय कह सकते हैं। इस तरीके की घटनाओं पर न्याय तो तब माना जाएगा जब 32 साल ना लगे, 32 दिन लगे। वो घटना बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो या अजमेर की हो। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं माननीय न्यायालय से भी एक अनुरोध करूंगा, और जिस विचारधारा के संगीत रागी जी हैं इनकी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा। एक तो माननीय न्यायालय से यही अनुरोध करूंगा कि अगर किसी इस तरीके के जघन्य अपराध में, इस कुकृत्य में अगर न्याय मिलने में 32 साल लगेगा, तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को बल मिलेगा। और वही बात मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा संगीत रागी जी के माध्यम से, कि इनकी इकलौती एक ऐसी पार्टी और सरकार है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करती है। माननीय न्यायालय बाद में फिर उनको जेल भेजते हैं। तो कम से कम बीजेपी सरकार या इस सोच के लोग जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करते हैं, ये इस तरीके की घटनाएं भी ऐसे लोगों को ताकत देती हैं जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना काम करते हैं। घटना किसी राज्य में भी हो, किसी के साथ हो, घटना को घटना की नज़र से देखना चाहिए। हम लोग ये महसूस करते हैं पद्माजा जी कि उसमें भी 4-5 विचारधारा के लोग आते हैं और उस पर भी डिबेट में राजनीतिक मुद्दा हो जाता है। बलात्कार, छेड़खानी, सामूहिक बलात्कार, ये जघन्य अपराध, इसमें सबको एक होना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनको फांसी कैसे मिले। संगीत रागी, आप इसका जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं शाजिया आलमी के पास जाऊंगी। राजनीति कोई ना करे, अजमेर से भी उतने ही नाराज है सुनील जी जितने कहीं और से। मैं देखिए पद्मजा, न करते करते भी सुनील भाई जो है वो राजनीति कर गए और राजनीतिक भाषा, इसीलिए मैंने राजनीतिक टिप्पणी नहीं, मैं भी चाहता तो कांग्रेस के नेताओं का नाम ले सकता था। तब तत्कालीन उस समय जो है वो अखबारों में कतरने निकली थी, वो कतरने भी मैं निकाल करके रख सकता था। 250 लड़कियां उसमें उनको ब्लैकमेल किया गया था उस समय लगभग, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था, खादिम का नाम आया था। उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो मैं समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेताओं का नाम जिक्र कर सकता हूं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करना शुरू कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव की जो टिप्पणी थी उनके बारे में हम बात करना शुरू कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा। दिग्विजय सिंह महिलाओं को लेकर के क्या कहते थे उसके बारे में बातचीत कर देंगे तो हंगामा है। जयंती नटराजन के बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग ही क्या बोलते थे, ये सब यदि बात करना शुरू कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा। मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है कि हम इन सारी दीवारों को तोड़ दें और भगवान के लिए कम से कम इस मुद्दे पर एक मत हो जाएं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्दंत अपराध किसी भी पार्टी के पर होता नहीं है ना प्रोफेसर साहब, होता यही है मेरे राज्य का क्राइम और आपके राज्य का क्राइम, उसको उसी चश्मे से हर आदमी देखता है। बात अब महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत गुस्सा है। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है। बदलापुर में 2 बच्चियों का जो यौन शोषण हुआ है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी बचा रही हैं, ठीक है, उसकी बात अभी करते हैं। अभी महाराष्ट्र पे थोड़ी सी देर के लिए फोकस मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि उज्जवल निकम जी, एक सेकंड प्रोफेसर साहब एक सेकंड की चुप्पी, प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी, श्रीमती सोनिया गांधी के, बट ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, आपके पास में आती हूं। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद बुलाया है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने। बदलापुर में जो 2 बच्चियों का यौन शोषण हुआ है उसको लेकर के सरकारी वकील इस पूरे मामले में नियुक्त किए गए हैं उज्जवल निकम जी। उज्जवल निकम जी, ये बताइए, सबसे ज्यादा गुस्सा तो सरकार से ही है कि पुलिस ने 11 घंटे की देरी से एफआईआर अपना रजिस्टर किया, उसके चलते क्या केस पहले से ही नहीं बिगड़ गया है? देखिए, मैं मानता हूं कि यह घटना बहुत गंभीर है
और इसीलिए जो आरोप था पुलिसकर्मी पर कि उन्होंने उस अत्याचार पीड़ित लड़कियों के पिता माता की फिरियाद तुरंत दर्ज नहीं की, इसलिए महाराष्ट्र की गृह मंत्री ने तुरंत उनको निलंबित किया है। और जैसा इन्वेस्टिगेशन का भी लिए एक हाई पुलिस ऑफिसर की टीम इकट्ठा की है, और मुझे कल ही गृह मंत्री जी का फोन था कि आप इस केस को संभाल रहे हैं, और मैंने स्वीकृति दे दी है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं ये कहूंगा कि इसमें से अभी भी राजनीति की जा रही है। जैसे ही सरकार ने मेरी नियुक्ति की घोषणा कर दी, उसी वक्त आरोप के थे, और यानी जो राजनीति वाले विरोधी पक्ष है, उसके विरोधी पक्ष नेता ने कि आरोप किया कि हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम जी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे इस पर बहुत बड़ी हंसी आ रही है कि इतने गंभीर मामले में जो आजकल कई सालों से मैं अभियुक्त के खिलाफ लड़ता हूं, और फिर भी जैसे एक बार मैंने भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा तो उन्होंने आरोप शुरू कर दिया। मैं उनसे आपके माध्यम से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप अभियुक्तों को सजा दिलाने में कोशिश आपकी रहेगी, क्या इसमें भी आप राजनीति करना चाहते हो? पर वो और कह रहे, जहां तक पर उनका कहना है कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि सबसे अच्छा केस इस वक्त कौन लड़ सकता है। अगर 12-13 तारीख को ये घटना होती है और 16 तारीख तक एफआईआर नहीं होती है, सरकार पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और फिर आपकी नियुक्ति होती है, उनको भरोसा नहीं है कि पूरा केस सही तरीके से लड़ा जाएगा, लीपापोती हो जाएगी। उनका भरोसा जी देखिए, मैं उनकी ये आशंका बिल्कुल खारिज करता हूं। आपके माध्यम से सभी को एक इतलाह करना चाहता हूं कि अभियुक्त तो कोई हो, क्या आपको पता नहीं कि जब केंद्र सरकार में कांग्रेस की राज सरकार थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार थी, और किस प्रकार एक फिल्म अभिनेत्री को बचाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने ये 93 की बम ब्लास्ट केस चलाई थी, तो हमने छोड़ा नहीं था। जिस प्रकार उनको इसकी गारंटी थी, उनके सरकार दस्तखत थी, तब उनको मैं चलता था, और एक बार चुनाव लड़ा क्या तो उन पर कहने आरोप लगाने शुरू कर दिया। मुझे दुख इस बात का है कि आप राजनीति हमेशा करना चाहते हो, ऐसे गंभीर मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। उज्जवल निकम साहब, ये बताइए कि अगर कोई न्याय की गुहार लगाते हुए सड़कों पर आता है, पटरी पर प्रदर्शन करता है, तो क्या उनके ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए? क्या उनमें से 300 पर केस होना चाहिए? क्या 40 की गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, इसलिए ये ख्याल में रखिए कि 10 घंटे बंगाल में आप ही की पार्टी सड़कों पर निकलती है, प्रदर्शन करती है। महाराष्ट्र में आप प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाते हैं। महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारी पर लाठीचार्ज कब हुआ? 10 घंटे के बाद कई ट्रेन मेल रास्ते में रुकवा गई थी, उसमें कई पैसेंजर सीरियस थे, मुंबई आने चाहते थे मेडिकल केयर के लिए, लोगों को बार बार सूचित किया गया, और वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड बाद में हो गया। महाराष्ट्र में पहले जो 1-2 घंटे थे तब एकदम शांतता पूर्वक चल रहा था, उनको लोगों को समझाया गया था, लोगों की मांग थी कि उज्जवल निकम को नियुक्त किया जाए। तुरंत वहां की गिरीश महाजन मिनिस्टर ने मान्य उनकी मांग पूरी कर दी, उनको निलंबित कर दिया। मुझे खुद गृह मंत्री डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बोला कि आप ये ट्रायल चलाइए, तो मैंने लोगों के कहने पर, आंदोलनकारी के निर्णय पर, उनके कहने पर मैंने ये ट्रायल एक्सेप्ट की, और फिर आज राजनीति के लोग, कांग्रेस वाले आरोप कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इस प्रकार आपने राजनीति नहीं करना चाहिए था। शिवसेना का ये कहना है कि एक तरीके से सरकारी टूल किट बन गया है, जब भी कोई आपसे कड़े सवाल पूछे, कोई तीखे सवाल पूछे, बोल दीजिए कि भाई ये तो पॉलिटिकल है, ये राजनीतिक है, जो भी इनकी मांगे हैं वो न्याय सम्मत नहीं है, वो सिर्फ राजनीतिक है। कोई हमसे तीखे सवाल पूछने से बिल्कुल पूछिए, हम तीखे सवाल को तैयार है। नहीं, शिवसेना पूछ रही है ना, शिवसेना पूछ रही है। आज मुख्यमंत्री ने बोल दिया कि ये सारे प्रदर्शनकारी जो हैं शिवसेना के पॉलिटिकल हैं प्रदर्शनकारी। हाँ, उसमें तो मुख्यमंत्री जब बोलते थे उनके पास कोई सबूत है? मुख्यमंत्री के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई, किस प्रकार आंदोलनकारी किस प्रकार से किस राजकीय पक्ष से प्रेरित थे। मैं ये समझ सकता हूं कि लोगों की भावना
आरोपियों की सजा होनी चाहिए। मैं ये भी समझ सकता हूं जो दोषी है उनको सजा होनी ही चाहिए। मेरा काम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से यही होगा कि जिनके खिलाफ सबूत है उनको कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाना। उज्ज्वल निकम जी, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने ये सबको आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा। फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? कितने महीने, कितने दिन, कितने साल में इन बच्चियों को न्याय मिलेगा? देखिए, मैं सरकार से गुहार जरूर करूंगा कि भाई इसके लिए एक स्पेशल कोर्ट अपॉइंट किया जाए, जज को अपॉइंट जाए, ताकि जल्द से जल्द, अभी पुलिस जांच एजेंसी कब चार्जशीट दर्ज करती है इस पर निर्भर होगा, पर उम्मीद है कि चार्जशीट 30 दिन के अंदर दाखिल होनी चाहिए और उसके बाद तुरंत हम ये ट्रायल शुरू करेंगे। जो दोनों बच्चियों के परिवार आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या आश्वासन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही करूंगा कि आज तक 45 इयर्स मैंने बड़े बड़े मामले चलाए, 93 के मामला रहो, अजमल कसाब की ट्रायल रहो, शक्ति मिल गैंगरेप केस हो, कोपर्डी गैंगरेप हो, गेटवे ऑफ इंडिया मामला हो, और सभी अभियुक्तों को सजा दिलाई है। मैं यही करना चाहूंगा, आपके माध्यम से यही विश्वास दूंगा कि थोड़ा धीरज रखिए। इसमें जो राजनीति करने वाले उनको राजनीति करने दीजिए, लेकिन आप शांत रह के आज जो कानून का राज है हमें वो बरकरार रखना चाहिए। 26/11 के हमले के बाद यही लोगों की मांग थी, कसाब को तुरंत फांसी दो। सबने देखा है, हमने उसी वक्त कहा था कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम, और आज 26/11 का जो फैसला हुआ उसके बारे में पूरे विश्व में, पाकिस्तान में भी गया था मैं, कहीं नहीं किसी ने ये 26/11 के फैसले पर किसी ने उंगली नहीं दिखाई। यही हमारी कामयाबी है। ठीक है, राजनीति नहीं, रूल का पालन किया जाएगा। उज्ज्वल निकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। चित्रा बाथम जी हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार कह रही है जहां जहां क्राइम होगा वहां वहां न्याय होगा। बदलापुर में भी होगा, बंगाल में भी होना चाहिए, अजमेर में भी होना चाहिए, पर आपका जो कंसर्न है वो सब जगह एक ही चीज के लिए होना चाहिए कि विक्टिम्स को न्याय मिले। पद्मजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल साफ आ रही है, बोलिए चित्रा जी। पद्मजा जी, अगर आपने देखा होगा कि कोलकाता आरजीकर केस के मामले में भी राहुल का जब ट्वीट आया तो उन्हें पूरी तरीके से ये कहा था कि जहां जहां त्रुटियां हैं उसको सुधार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा विक्टिम के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। प्रियंका जी का भी जब ट्वीट आया था तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक फेलियर होता जा रहा है और इसी वजह से महिला उत्पीड़न के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं उज्ज्वल निकम जी को सुन रही थी और रूल ऑफ द लॉ की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी बात से बता देना चाहूंगी, रूल ऑफ द महाराष्ट्र सरकार में खत्म हो चुका है पूरी तरीके से, और महाराष्ट्र देश में सेकेंड नंबर इन टर्म्स ऑफ एट्रोसिटीज और क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के मामले में खड़ा है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब पिछले महीने महिला बाल विकास कल्याण मंत्री के गृह क्षेत्र में 3 जघन्य अपराध हुए थे महिलाओं के ऊपर, कितनी आउटरीच हुई थी, किसी ने बात की थी, से कवर नहीं किया था। आज यहाँ पे भी अगर आप देखें, बदलापुर का भी जो हुआ है, लोगों का आक्रोश क्यों है? क्यों? क्योंकि 12 तक अगर घटना होती है, 11 घंटे माता पिताओं को एफआईआर रजिस्टर करने में वेट कराया जाता है, और उस तरीके की एफआईआर रजिस्टर हुए, क्या इसको कमजोर करने की रजिस्टर हुई है? जैसा हाथरस में हुआ था, कोई रेप और मर्डर चार्जेस लगाए नहीं गए थे, और इसीलिए आज 2.5 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलने के बावजूद 4 में से 3 आरोपी बाइज्जत बरी हो गए हैं, और जो चौथा आरोपी लड़ा है उसको सीएसटी एक्ट के उन्होंने ट्रायल किया है। तो ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्सर्ड रेप हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा और चरम सीमा पे है, और इसीलिए लोगों का आज यहाँ पे बहुत आक्रोश है। और लोगों को मैं बदलापुर में अभी बैठी हूँ, और ये आक्रोश है या राजनीति है? कि कल मुख्यमंत्री कह रहे हैं ये राजनीति है, आक्रोश नहीं है, प्रायोजित आक्रोश है। मुख्यमंत्री तो कहेंगे, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे लोगों के साथ क्या हुआ है। लोगों का जो शांतिपूर्वक आंदोलन उनका था,
उनके ऊपर लाठीचार्ज है, उनके ऊपर आंसू गैस फेंके गए, उनको फायर शॉट किए गए। तो लोग आप ही के चैनल जैसे लोकमत न्यूज चैनल है, उन्होंने लोगों का आक्रोश बताया है कि किस तरीके से लोग अगर सिर्फ वीडियो शूट भी कर रहे थे तो भी पुलिस वालों ने उनके ऊपर लाठीचार्ज पर किया। चित्रा जी, उनकी मांग थी क्या? क्योंकि अगर हम एक्शन की बात करें तो जिस प्रिंसिपल, तो जो कर्मचारी जिसने दुष्कर्म किया है उसको अरेस्ट कर लिया गया अगले ही दिन, जिस दिन एफआईआर हुई, 16 तारीख को एफआईआर हुई, 17 तारीख को उसको अरेस्ट कर लिया गया। जो कर्मचारी थे, स्कूल के जो एम्प्लॉय थे जिन्होंने वक्त रहते पुलिस को सूचना नहीं दी, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। 3 पुलिस के कर्मचारी थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तो जो रेलवे की पटरी पर रेलवे का मूवमेंट बाधित कर रहे थे, उनकी मांगे क्या थी? मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि लोगों ने मांगे यही कि जिनको भी आपने अक्यूज को जो पकड़ा है, सबसे पहले तो मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लाना चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन अगर कोई मैं मान जाऊंगी। क्योंकि जब वो एम्प्लॉय को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दी थी, उसके लगातार नेक्स्ट डे से ये शिकायतें आ रही थी और स्कूल मैनेजमेंट ने इसको इग्नोर करने की कोशिश की थी। तो आप देखें कि 3-3, 4-4 साल की बच्चियों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो वो बच्चियों ने स्कूल जाने से मना कर दिया है। आज उनके मानसिक स्थिति पे क्या इम्पैक्ट हुआ होगा। तो किस तरीके से कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने की बात मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। उसके खिलाफ वो जाके बार बार ये बोल रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर थे, जो लोकल लोग थे, वो लोकल नहीं थे, वो आउटसाइडर्स थे। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, संजय राउत ने आज क्या सुबह बोला, मैं एक बार अपने दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ, फिर शाजिया अलमी आपके पास आऊंगी। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है, यानी कि राज्य द्वारा प्रायोजित ये पूरी घटना है, ऐसा कहना है विपक्ष का। एक बार संजय राउत को सुन लेते हैं। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान करेंगे। साथी है कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट पार्टीज, समाजवादी पार्टी, एवरीबॉडी, हम एक साथ आएंगे और महाराष्ट्र बंद करेंगे। पूरा महाराष्ट्र का अपराधीकरण हुआ है और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार सो रही है। सरकार ने जो कार्रवाई में दीर्घाई की उसमें की है, उसका हम निषेध करते हैं। जिस तरह से सरकार खुद राजनीति इसमें कर रही है, क्योंकि जिस संस्था में ये घटना हुई है वो आरएसएस और बीजेपी की संस्था है। बच्चों पे अत्याचार होने वाला सबसे बड़ा कोई अगर देश का राज्य हो तो महाराष्ट्र है। 21,000 के ऊपर महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं हुई है। हमारी सरकार ने, एकनाथ जी ने, देवेंद्र जी ने, अजित पवार जी ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिए हैं, वैसे इनिशिएटिव ममता बनर्जी सरकार ने नहीं लिए थे। हमारी सरकार ने पूरी तरह से जो जो करना चाहिए और आगे भी जो जो करना पड़ेगा, विपक्ष और सरकार की सारी पार्टी मिलकर ऐसे घटनाओं को राजनीति में ना कन्वर्ट करे। शाजिया अलमी, 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। अगर बंगाल में आपको लगता है कि बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, तो बदलापुर में भी अब आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना होगा और ये हम सबका फर्ज है। और मुझे लगता है हम सब लोग बराबर से जिम्मेदार हैं और हम सबको बराबर से ही शर्मसार होना चाहिए। रेप या इस तरह की हिंसा किसी बच्ची के साथ कहीं पे भी हो, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। देखिए, ILO एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें कहा जाता है कि पॉवर्टी एनीवे इज अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवे। तो कहीं पे भी रेप हो, कहीं पे भी हिंसा हो, वो हम सब लोग को बराबर से आहत करनी चाहिए और सदमे में हमें और आक्रोश में लाना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या कोलकाता में हो। अब देखिए, मैं सुन रही हूँ सबकी बातें और मुझे लगता है सब अपनी अपनी बात रखे हैं, लेकिन राजनीतिक बात है। अब उज्जवल निकम जी क्या कह रहे हैं? उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तरह उनकी जिम्मेदारी रहेगी। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है, सब जानते हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग सब लोगों ने फॉलो किया उनके काम को, उसमें राजनीति है। अब जब रेलवे ट्रैक्स में लोग हैं और बाकायदा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे और पैसेंजर्स आ रहे हैं, तो कुछ तो जो प्रदर्शनकारी उनको बचाने के लिए और कुछ रेलवे व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए गिरफ्तारियां हुई हैं या उनको रोका गया है। मैं तो ये कहूंगी कि विरोध करने का सबको पूरा अधिकार है और सब पार्टियां भी करें, और चाहे वो पॉलिटिकली भी प्रायोजित हो, मुझे लगता है विरोध करने का सबको हक है, ये डेमोक्रेसी है, तो मैं उसके लिए पूरी तरह से स्टैंड करती हूं। लेकिन मुझे एक बहुत ही अजीबोगरीब बात पता चली अभी भी पद्मजा जी की, प्रणीति शिंदे
सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं, सांसद हैं, वो कह रही हैं तो विरोध बहुत कम है, यहाँ तो आग लगानी चाहिए थी। तो आप ये देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। मतलब कोलकाता में आप, और चलिए कोलकाता में आप नहीं बोलना चाहते, भटक दल है, साथी आपके हैं, लेकिन कम से कम आप ये तो देखेंगे कि अंतर है। और आप कह रहे हैं प्रायोजित है, तो जो सफाई कर्मचारी काम करता था स्कूल में, तो वो सफाई कर्मचारी को किसने नियुक्त किया था? जबकि सुदीप घोष और जो संजय रॉय है जिसको पकड़ा गया है, वो तो वॉलंटियर है, उसको तो ममता सरकार ने ही नियुक्त किया था। और जो प्रिंसिपल है उसको तो लगातार बचा रही एक पूरी हिस्ट्री है। और जो कमिश्नर है जिन्होंने बाकायदा क्रिमेट कर दिया था बॉडी को और एफआईआर कराने में 18 घंटे लगाए थे, और पुलिस मृतक होने की बात पहुंची थी, और एफआईआर में भी सुसाइड लिखा था और अननेचुरल डेथ लिखा था और मर्डर नहीं लिखा था। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो प्रायोजित नहीं है, लेकिन ये प्रायोजित है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि वो जो कर्मचारी है जिसने बच्चियों के साथ एक घिनौना काम किया है, वो जो है वो किसी तरह से भाजपा ने नियुक्त किया था। जो प्रणति शिंदे कह रही है, आप मतलब किस हद तक जाएंगे? प्रणति शिंदे आग लगाने की बात कर रही है। मैं किसी तरह से सही नहीं कह रही हूँ, तकलीफ होती है मुझे। चित्रा बाथम, मुझे इनके वक्तव्य पे विश्वास नहीं है। खुद प्रणति ताई का कोई स्टेटमेंट नहीं सुना है, तो मैं इस पे अभी फिलहाल कमेंट नहीं कर पाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि जिस तरीके से कोलकाता रेप में इन लोगों ने जो पॉलिटिसाइजेशन किया है, उतना घिनौना पॉलिटिसाइजेशन कांग्रेस यहाँ पर और महाविकास आघाड़ी नहीं कर रही है। और इनके खुद जो सीएम है, वो यहाँ पे जो लोकल प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ जाके उनके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, उनको लाठीचार्ज वगैरह कर रहे हैं, और इस मैटर को पूरी तरीके से तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फायरिंग नहीं कर रहे हैं, प्लीज ऐसी बातें ना बोलिए। ये बहुत संवेदनशील मामला है, प्लीज आगजनी, फायरिंग, ये सब बातें ना कीजिए आप। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बहुत ही लोग बहुत आक्रोशित हैं। और कृपया करके आप गलत बातों को यहाँ पे ना बोले तो ज्यादा बेटर हो। यहाँ के लोगों ने बताया फायरिंग हो रही है, क्या फायरिंग हुई है? चित्रा जी आपको आवाज आ रही है? हेलो चित्रा जी आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, शाजिया जी बोल रही है, आप लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कलकत्ता में आपका एकदम म्यूटेड सा डिमांड रहती है, महाराष्ट्र में भड़का रहे हैं। अभी यही देख लीजिए कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहां पे इनके प्रोटेस्टर्स थे जिन्होंने वहां पे डॉक्टर्स को मारा था। क्या ये एक्सेप्ट करेंगे अभी? आपका थोड़ा ऑडियो हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज आ रही है। आप क्या बोल रही हैं? अभी भी आपने फायरिंग शब्द कहा, मैंने ऑब्जेक्शन रेस किया क्योंकि वो गलत है। और मुझे लगता है कि रेलवेज की व्यवस्था है, पैसेंजर्स भी आ रहे हैं, तो वो जो विरोध कर रहे हैं उनको भी बचाना और उनके भी देखरेख हमारी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो हमारी सरकार है वहां पे। और ये काम होता है राज्य सरकार का, कानून व्यवस्था बना के रखना। हालांकि मैं तो उस तक जाऊंगी कि विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगी कि आप भी करें और आप करें। मैं तो ये भी कहूंगी कि टीएमसी भी करे कोलकाता में जाकर। जरूरी नहीं कि विपक्षी करे। ये ऐसी बातें हैं, हम सबको बोलना चाहिए। और वहां तो ममता बनर्जी खुद अपने खिलाफ कर रही है विरोध प्रदर्शन। वो इतनी असहाय हो गई हैं, इतना वो क्रिमिनलाइजेशन हो गया है, और बेचारी इतनी फंस गई हैं इन अपराधीकरण के चलते कि वो खुद ही विरोध कर रही हैं अपने खिलाफ। तो बाकी लोग क्यों नहीं करेंगे? पर मैं तो आपसे कह रही हूँ, कम से कम ये आगजनी हो, आग लगाई जाए, ये मतलब ये किस तरह की बातें हैं? प्रोफेसर संगीत रागी, क्या अब ये एक मॉडल हो गया है? ये एक मुद्दा हो गया है बंगाल के बाद। नहीं की है बंगाल के बाद हर कोई अपनी सहूलियत से इस मुद्दे को उठाएगा या फिर भूल जाएगा, उस पर डिपेंड करते हुए कि कहां उनको ये सहूलियत देता है। मुझे लगता है कि इस पर हर पार्टी राजनीति ही करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे हैं कि बंगाल में जब घटना घटती है, मतलब किसी का भी रूह कांप जाए यदि बंगाल की घटना को सुने तो। जो हम इतने दूर खड़े, हजारों किलोमीटर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर जो परिवार के लोग हैं वो सुन करके उनके आंखों में नफरत झलकती है, और उस पर पॉलिटिकल पार्टियों का जो स्टैंड होता है। एक राहुल गांधी जी एक डेलीगेशन लेकर के बदलापुर जाते हैं। क्या आपने हिम्मत जुटाई कि आप बंगाल जाकर के खड़े हो जाए? आप मणिपुर जाने के लिए बात करते हैं, बिल्कुल जाइए, वहाँ भी उतने हैं जाना आवश्यक है। क्या आप बंगाल जाने की बात करते हैं?
क्या शरद पवार ने वैसी ही तल्ख टिप्पणी की ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं की? क्या अखिलेश यादव जी ने वैसी ही टिप्पणी की? नहीं की। आने वाले दिनों में होगा क्या कि ये सारी चीजें जो होंगी वो राजनीति के अपने फायदे और नुकसान के गणित के आधार पर लोग तय करना शुरू कर देंगे और कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि यही दुर्भाग्य है, ये होना नहीं चाहिए था। जिस प्रकार से बंगाल की घटना घटी है उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों का जिस प्रकार से आक्रोश आना चाहिए था, ये हैरान करने वाली बात है कि ऐसा देखने को नहीं मिला है। न कांग्रेस पार्टी से मिला है, न समाजवादी पार्टी से मिला है, न इंडी गठबंधन के अन्य घटक दलों के अनुसार से है। बाकी जगह आप मणिपुर को लेकर के चाहे डिबेट हम फॉरेन पॉलिसी पर करने लगते हैं, आप मणिपुर को लेकर के आप जाते हैं, जबकि मणिपुर की सच्चाइयों से आप आधे अवगत हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई भी आदमी जाकर के मणिपुर कैंप होकर के आया हो। मैं कैंप होकर के आया हूं, सच्चाई जान करके आया हूं। उसका भी आकलन होना चाहिए, उसका विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन हम ऐसी चीजों पर चुप्पी क्यों? क्या आप निर्भया जैसी रोज घटनाएं देखते? इस देश में 84 से 86 रेप केस रोज होते हैं, रोज होते हैं। अब मैं आज तो तुलना तो नहीं करना चाहूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो 336 रेप केस होते हैं, हमारे यहां तो 86 ही हो रहे हैं। ऐसा तुलना करने की भी आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी अनरिपोर्टेड जाती हैं। लड़कियां आती नहीं है, कहती नहीं है, परिवारों में ये चीजें दबे के दबे रह जाते हैं। लेकिन महिलाओं के साथ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, और जब इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीतिक नाफे नुकसान से बाहर आकर के, और जिसे हम कहते हैं ना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पर एक बात आती हैं। हाँ। लेकिन जब एक्शन के लिए होता है तो मेरा और तोरा हो जाता है। यही बड़ा दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। और कई लोग आजकल ये भी कहने लगे हैं कि आजकल भारत में ये हालत हो गई है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं रहे हैं। उनको अजमेर की भी याद रखनी चाहिए, जहां 32 साल पहले एक ऐसी जघन्य घटना हुई थी जहां 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ इस तरह का दुष्कर्म किया गया था और इसको छुपाने की, दबाने की कोशिश की गई थी। अब जाकर 32 साल बाद जब एक स्पेशल कोर्ट से फैसला सुनाया जाता है, क्या सच में उसको न्याय मांगा जाएगा? अब जब आप न्याय की गुहार कर रहे हैं तो अजमेर कि उन पीड़िताओं को भी याद रखिएगा। चर्चा में जुड़ने के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक और बहुत बड़ा मुद्दा था जो भारत बंद बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST में क्रीमी लेयर पर आए फैसले के बाद सरकार ने एक बैठक की और अंत में कहा गया कि आरक्षण बरकरार रहेगा। उसके बावजूद कुछ दलित और आदिवासी संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया। ये बंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। भारत बंद को विपक्ष की प्रमुख पार्टियां समर्थन भी दे रही हैं। आरक्षण के खिलाफ भारत बंद की अलग अलग तस्वीरें आज सामने आई, चाहे वो पटना हो या जयपुर, गोपालगंज हो या जोधपुर। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए और आरक्षण के खिलाफ विरोध जताया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर जब सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने पर आश्वासन दे दिया है, तो आरक्षण पर इस तरीके का भ्रम कौन फैला रहा है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है। कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मोदी जी के राज में आप देखिएगा दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको खत्म किया जा रहा है। सुनील साजन हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी भी, रोहित अग्रवाल RLD के नेता हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सुनील साजन जी, आप पूरे दिन में यही समझ में नहीं आया कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनकी मांग थी क्या? सरकार कह रही है कि आरक्षण में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, अदालत ने जो कहा है उसने सिर्फ टिप्पणी की है, उसने कोई रूलिंग तो की नहीं है, तो फिर आज पूरा भारत बंद बुलाया क्यों गया था? पद्मता जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को समझने के लिए हमको आपको बीजेपी का इतिहास भी देखना पड़ेगा। आप सोचिए, यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी में क्या कहा था, यही माननीय प्रधानमंत्री जी जब किसानों के प्रति काला कानून लेकर के आए तो कितने उसके गुण गिना रहे थे, कितनी उपलब्धि गिना रहे थे, चंद केवल अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। माने सारे सेक्टर तो आपने उनको दे दिए। अब जो कृषि प्रधान देश कहा जाता है तो उसके लिए भी आप काला कानून लेके आए। लेकिन आंदोलन एक ऐसा रास्ता है कि अगर लगता है किसी को हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है
या हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो हम आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, क्या अन्याय और शांतिपूर्ण साजिश आंदोलन हो रही है? करना, साजिश हम एक बात को ही तो कह रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश है क्या? नहीं, हम साजिश पर यार, आरक्षण जस का तस हम है, उसी साजिश पे आ रहे हैं। देखिए, सरकार ने अगर उसको इनकी समर्थन साजिश दे दिया समझना है। हो, उल्टा और कुछ नहीं तो कल जो लैटरल एंट्री वाला मुद्दा था उस पर भी सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है, तो वो तो आरक्षण पर आपसे 2 कदम आगे जा करके अपनी बात कह रहे हैं। नहीं, आगे जा करके नहीं। दरअसल यही बीजेपी अगर पूर्ण बहुमत की होती तो क्या ये यू टर्न लेती? क्या ये उत्तर प्रदेश की अगर मैं जिक्र करूं, नगर निकाय नगर निगम का चुनाव था, यही बीजेपी सरकार योगी जी ने पिछड़ों का आरक्षण छीना, माननीय न्यायालय के माध्यम से मिला। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती ओबीसी एससी के, उनका आरक्षण किसने खाया? उनको नौकरी किसने नहीं दी? यही बीजेपी सरकार ने, योगी जी ने और उनके अधिकारियों ने। और आरक्षण छीन के ओबीसी को कितना आरक्षण दिया, दलितों को कितना आरक्षण दिया, जो संविधान में वो भी नहीं दिया। और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से केवल यही कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े और दलितों की नौकरी छीनने का प्रयास हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निर्देश दिए, आदेश दिए, बीजेपी सरकार को करारा जवाब दिया है, उसके बावजूद वो अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है, उनको एहसास है कि ये बीजेपी सरकार हमको आरक्षण और नौकरी नहीं देगी। ठीक है, इनसे पूछिए कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री क्यों जेल गए? वो मुद्दा आपने बिल्कुल सही उठाया, पर आपने फिर भी ये नहीं बताया कि आज दिन आएगा, आज किस अत्याचार के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया था। वो अत्याचार तो बताइए जो आरक्षण के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि पूरे दिन के बंद के बाद बस यही बात समझ में नहीं आई कि बंद का मुद्दा क्या था। नहीं, बंद का मुद्दा सिर्फ ये था कि आप एससी को अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ओबीसी को अलग बांटने का प्रयास कर रहे हैं, और ये केवल राजनीति अश्विनी के लिए वैष्णव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, क्रीमी लेयर को हम छूने नहीं वाले हैं, हम आरक्षण कभी खत्म नहीं करेंगे। मोहन भागवत ने कह दिया कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सरकार में ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक, मोहन भागवत जी ने ही तो कहा, संगठन में ऊपर से लेके नीचे तक हर कोई आरक्षण जप रहा है। आप कह रहे कि आरक्षण विरोधी हैं वो। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। अच्छा, मोहन भागवत जी ने ही कहा था ना बिहार में कि आरक्षण पर विचार होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। फिर बिहार में क्या दुर्दशा हुई? उसके बाद अभी जब उत्तर प्रदेश 10 बार बोल दिया ने बीजेपी को बहुमत से रोक दिया, 10 बार क्लैरिफिकेशन दे दिया उन्होंने कि आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। मजबूरी है, मजबूरी, ये बात आपने बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। सच बात यह है रोहित अग्रवाल की राजा की जान तोते में है, और विपक्ष को समझ में आ गया है कि आपका तोता है आरक्षण। आपको जिसको कहते हैं ना, आप डिफेंसिव पे आ गए हैं। भाजपा और आप जैसे उनके जो घटक दल हैं वो डिफेंसिव पे आ गए हैं। जैसे ही आरक्षण का अ बोलता है विपक्ष, आप डर जाते हैं। अब वो आ गए सड़कों पे, क्योंकि तोता उन्हें समझ में आ गया है। आरक्षण का चीरहरण करने वाले आज वो हमको आरक्षण पे पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने सबसे ज्यादा विरोध अगर आरक्षण का प्रमोशन में अगर किसी ने किया था कि प्रमोशन में आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी ही थी। और इनके ही नेता थे ना आजम खान साहब, जिन्होंने अंबेडकर को भूमाफिया कहा था। तो अंबेडकर का अपमान करने वाले आज हमको आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। स्थिति ये है कि कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इन्होंने संविधान खतरे में है वो का नारा कंफ्यूज देके नहीं है, वो तो बिल्कुल क्लियर है। उनको समझ में आ गया है कि आज का सबसे बड़ा मुद्दा आपको बैकफुट पर लाने के लिए आरक्षण है। कंफ्यूज तो आप लग रहे हैं। अगर सब कुछ इतना क्लियर था आपके लिए तो लैटरल एंट्री का पूरा आप एडवर्टाइजमेंट दिया, आपने विज्ञापन दिया, कल उसको पीछे खींच लिया। कंफ्यूजन तो आपके जो सारे फैसले हैं उसमें दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से ये भारत बंद बुला रहे हैं बिना किसी मुद्दे के। मुद्दा कोई है नहीं, बंद कर दिया देश। देखिए, भारत बंद तो हुआ नहीं, कहीं छुटमुट 4-6 दुकानें बंद हो गई हो, भारत बंद कहीं दिखाई पड़ा नहीं। तो इसका मतलब जनता भी इनके साथ नहीं है, इनकी ताकत भी दिखाई पड़ गई। कम से कम इन्होंने भारत बंद बुला लिया तो जनता भी ये जानती है कि गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो
मसला आया है इसके अगेंस्ट हम लेके आएंगे सदन के अंदर व्यवस्था, तो फिर यहाँ पे ये बात ही बेमानी हो जाती है जो यहाँ पे सुनील साजन कर रहे हैं। और सुनील साजन तो सिर्फ इसका जवाब देते हैं कि जब बहन कुमारी मायावती जी आरक्षण लेके आई थी प्रमोशन में भर्तियों, तब ये कहाँ थे? तब तो सबसे ज्यादा विरोध करने वाली कोई पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी थी, इन्होंने सर पे उठा लिया था। सुनील साजन, भाई प्रमोशन में लोग समझ गए कि आपका कोई मुद्दा नहीं है, आप भटका रहे हैं, इसीलिए आज कोई भारत बंद हुआ ही नहीं। सब कुछ खुला हुआ था, सब दुकानें खुली थी, भारत बंद फेल। देखिए पद्मदा जी, मैं केवल एक बात कह रहा हूं। अभी राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उसके लिए हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने गलती भी स्वीकार की और उस गलती को सुधारने के लिए पीडीए का नारा लेकर के आए हैं। और उसी पीडीए ने 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हाफ किया है और वही पीडीए और समाजवादी पार्टी 2027 में बीजेपी को साफ करेगी। एक बात और आई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कह दिया तो फिर क्या बचता है? अरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सी बातें कही थी कि रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा होगा, देश तरक्की कर जाएगा, मेट्रो आ जाएगी, बुलेट आ जाएगी, स्मार्ट सिटी हो जाएंगी, स्मार्ट गांव हो जाएंगे। हो गए क्या सब? तो प्रधानमंत्री जी की एक भी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, यही प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस विचारधारा से आते हैं, आरएसएस कभी नहीं चाहता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, कि ये पिछड़े दलितों को उत्थान हो, इनकी सामाजिक बराबरी हो, इनकी आर्थिक बराबरी की बात की जाए, इनकी धार्मिक बराबरी की बात की जाए। तो आप कहाँ बात कर रहे हैं? रोहित अग्रवाल, इस गारंटी पे कोई विश्वास नहीं है। अभी जो लोकसभा चुनाव था उसी में आरक्षण की बात उठाई गई। मोदी जी ने खुद जाकर के हर मंच से बोला कि आरक्षण पर कोई चोट नहीं होने वाली है, उल्टा बोला कि कांग्रेस जो है आरक्षण लेकर के मुसलमानों में दे देगी। पर हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में, बाकी राज्यों में इस पूरे मुद्दे का नुकसान तो आपको उठाना पड़ा ना? नहीं, नुकसान हमने बिल्कुल उठाया है। नुकसान उठाया है विपक्ष के झूठ का, नुकसान उठाया है विपक्ष ने जिस तरीके से गलत नैरेटिव सेट करने का काम किया कि संविधान खत्म हो जाएगा। आज सरकार तो पुनः एनडीए की है ना, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या संविधान खत्म हुआ? नहीं हुआ। पर इनका जो पीडीए था उसमें पी फॉर पांडे जी हो गया। आप मान रहे हैं कि नुकसान हुआ, इसीलिए वो बार-बार उसी बात को दोहरा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने उस वक्त भी बोला था कि वो झूठ बोल रहे हैं, पर लोगों ने विश्वास किया, इसीलिए अब चुनाव के बाद भी वो बार-बार दोहरा रहे हैं। भारत बंद में फिर से दोहराया उन्होंने कि देखो देखो आरक्षण खत्म होने वाला है। पर भारत बंद हुआ कहाँ? मेरा यही तो सवाल है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ सुनील साजन जी से कि भारत की तो जनता भी आपके साथ नहीं खड़ी है। अब तो जनता भी समझ चुकी है अब कि आपने किस तरीके से झूठ बोल के वोट लिए थे 2024 सुनील साजन, ये काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ेगी। खड़ी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जनता आपका झूठ समझ गई, नहीं गिरवा पाए होंगे सुनील साजन जी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय के चारों तरफ जो दुकानें थी वही नहीं बंद करवा पाए। रोहित जी देख के आए हैं, आपके कार्यालय के आसपास की दुकानें भी खुली हुई थी, उन्हें भी विश्वास नहीं है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि पूरे देश में आज इस बात की चर्चा है ना कि दलित, अति दलित सब सड़कों पर आया, और जो लोग संविधान को चाहते हैं, संविधान, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बचाए रखना चाहते हैं, उन्होंने समर्थन किया है। हम कह रहे हैं वही प्रधानमंत्री जी हैं। इस बात को मैं आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहा हूं। इस देश का लोकतंत्र की सबसे ज्यादा खूबसूरती क्या है? वही प्रधानमंत्री जिसको हम लोगों ने देखा 10 सालों तक कि देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, पूरा यही प्रचार होता रहा, और उन्हीं प्रधानमंत्री को हम लोग देख रहे हैं देश के समझो सबसे कमजोर लाचार प्रधानमंत्री। कोई फैसला लेते हैं 24 घंटे में यू टर्न कर लेते हैं, कभी नीतीश कुमार जी के कहने पर, कभी नायडू जी के कहने पर, कभी पासवान जी के कहने पर, कभी विपक्ष के दबाव में। तो ये कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री हैं। ये अब आरएसएस का एजेंडा इस देश में नहीं सेट कर सकते हैं। ये हम आपसे जरूर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष जब मजबूत होकर के आया है तो विपक्ष सरकार का आईना होता है। हम आईने की तरह खड़े हैं। सरकार का मुंह काला है तो काला दिख रहा है, सरकार अपनी नीतियों को ठीक कर लेगा तो चेहरा अच्छा दिखने लगेगा, लेकिन अभी काला दिख रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी,
वो वक्त जब से राहुल गांधी ने संविधान की एक कॉपी लेकर के अपने हाथ में नारा दिया है संविधान बचाने का, सरकार में आपको नर्वसनेस दिख रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान बचाने का जो नारा दिया गया था वो एक राजनीतिक नारा था। ये एक टूल किट का प्रयोग राहुल गांधी ने किया और वो सफल रहा बहुत हद तक। भारतीय जनता पार्टी ने उस नैरेटिव को काउंटर नहीं किया और जो लैटरल एंट्री की बात हो रही है, मुझे लगता है कि इसको विड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं थी। एक छोटा सा लाइन लिख दिया जाता कि इसमें संविधान के जो आरक्षण का प्रावधान होगा उसको भी हम लागू करेंगे। इसमें बस इतनी सी बात थी, इसको विड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सरकार बेहतर समझती है। ये मेरा अपना निजी राय है। दूसरी बात, लैटरल एंट्री की हम बात आ जाते हैं और जरा देखिए, मुझे बड़ी हैरानी होती है। आरक्षण का जितना लाभ है, यदि ओबीसी का लाभ, वो 3-4 जातियां हैं उसको हड़प गई हैं। यादव हैं, कुर्मी हैं, कहार हैं, कोयरी हैं, इन तक ये सीमित रह गया है। यदि आप एसटी में चले जाएं तो मीना जाति जो है वो 50% से ज्यादा आरक्षण का लाभ जो है इन्हीं के चला जाता है, बाकी सब दरकिनार है। एससी में चले जाइए, जबकि ओबीसी का यदि आप लिस्ट देखेंगे तो 1931 के समय जो है वो 3000 कुछ थी, उसमें 1700 के आसपास और जातियां बढ़ गई हैं। आज 5013 या 5014 ऐसी जातियां आ गई हैं। उन 5014 में आप कह रहे थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे। जाति जनगणना किस लिए कराएंगे? ताकि हम देख सके कि जातियों के अंदर किसको कितना 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 फायदा मिला है। ये आप देखने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ, यादवों को तो फायदा मिल गया, बाकी जो अन्य हैं वो जहां का है वहीं के वहीं रहे। एससी के अंदर जो है कुछ जातियां जो हैं वो तो उसका लाभ मिल जाता है, लेकिन बाकी जो हैं मुसहर कहां जाएंगे, डोम कहां जाएंगे, चेथर कहां जाएंगे? ऐसी जातियां थी जो 2% भी नहीं है, 3% भी नहीं है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बात नहीं है। ऐसी 25 जातियां हैं जिनका अनुपात जो है वो जनसंख्या में 0.0000005% है। वैसी जातियां, उनके आरक्षण की कैसी बात होगी? उनको कहां आरक्षण में जगह मिलेगा? तो ये मूलतः जो लोग जाति जनगणना की बात कर रहे थे वो आज अपने ही नारे को खत्म कर रहे थे। दूसरी बात, एक और बात बताता हूं, जितने भी बौद्धिक लोग जिनसे हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो सब मानते हैं कि ये जो आरक्षण जो है वो एक लोगों तो सीमित तक उनको उनका बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए देयर शुड बी ए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। आई एम नॉट कोटिंग द इंटेलेक्चुअल्स डेलिबरेटली, क्योंकि उनसे मैंने सहमति नहीं ली है। कोई भी पार्टी आपके इस आइडिया का समर्थन नहीं कर रही है। में समूच सारे बात करता है, पर राजनीति का नेचर तो ये है ना, ये दुर्भाग्य इस देश का। हाँ, दुर्भाग्य है, पर अगर हम राजनीति की बात करें तो आप अगर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना, अगर आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि जातीय जनगणना एक राजनीतिक पैंतरा है, एक पार्टी आप दिखा दीजिए जो जातीय जनगणना का इस वक्त विरोध कर रही है। खुद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में ना सिर्फ उसका समर्थन किया, कहा हमारे साथ मिलकर के, हमारे समर्थन से जातीय जनगणना हुई है। तो सच बात तो यह है कि आरक्षण आपके लिए एक कमजोर बिंदु है और विपक्ष अब ये समझ गया है। तो इसका तोड़ क्या निकालेगी भारतीय जनता पार्टी, और क्या वो तोड़ निकालने में असमर्थ है? रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये चर्चा हम आने वाले वक्त तक करते रहेंगे, पर राजनीतिक पार्टी कोई भी इस चर्चा में शामिल नहीं होगी। पद्मजा, मैं बहुत बार इस चीज को डिबेट में कह चुका हूं कि जितनी जातिवादी पार्टियां हैं और जो भारत के हिंदू समाज को तोड़ने वाली पार्टियां हैं, जो भारत के खिलाफ काम करने वाली पार्टियां हैं, वो चाहेंगे हिंदू समाज कमजोर होकर के खड़ा हो। और हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए आरक्षण, जातिवाद, इससे बड़ा कोई जहर नहीं हो सकता है। मैं विश्वनाथ प्रताप को भारत की आजादी के पश्चात पहला जयचंद मानता हूं, जिन्होंने भारत की राजनीति को जितना ज्यादा दूषित किया। जो समाज जातियों के खांचे से बाहर निकल करके आ रही थी, जो एक समरूप समाज की तरफ जा रहा था, जिसमें जो गरीब तबके थे उनको बढ़ाने के लिए सारी कोशिश करी जानी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपनी सत्ता के लिए जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जातिवाद का जहर घोला इस देश में,
वो इस देश को आज तक डस रहा है। उसकी काट एक ही है और वो काट है हिंदुत्व का, एक समरस हिंदुत्व का और एक राष्ट्रवाद का, जिसे नरेंद्र मोदी ने लाया था और 2014 और 2019 में प्रयोग किया। इस बार दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी उनके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर गई। कितनी विदेशी ताकतें काम कर रही थी, कितनी बाहरी टूल किट काम कर रही थी, कौन कौन पैसे और पेरोल पर काम कर रहे थे, ये तो एक अलग जांच का और एक अन्वेषण का और एक रिसर्च का विषय होगा आने वाले दिनों में। जी, वो बाहरी टूल किट है या अंदर का भीतर का कंफ्यूजन है, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप जातिवादी पार्टियों की बात कर रही हैं तो जो मांग जातिवादी पार्टी की है वही तो अब भारतीय जनता पार्टी की भी है, वो भी उस आइडिया का समर्थन कर रहे हैं। आखिरी 30 सेकंड सुनील साजन। मैं बात 10 सेकंड करूं सुनील जी। संगीत रागी जी को मैंने सुना कई बार और इनका चेहरा देश के सामने बिल्कुल साफ हो गया। अगर ये बीपी सिंह जी को जयचंद कह रहे हैं तो जयचंद इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने पिछड़े दलितों को आरक्षण दे दिया। यही बात तो हम भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, देशबंदी के माध्यम से अपने लोगों को बताना चाहते हैं, पीडीए के लोगों को, कि ये आरक्षण जब आपको दिया जाएगा या मिलेगा तो ये आपको हीन भावना से देखेंगे। अच्छा, मैं तो आपके कार्यक्रम में अनुरोध कर रहा हूं, आप जाति जनगणना के खिलाफ है ना, हिंदुओं के पक्ष में तो हैं, तो आप हिंदू अगर ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो आप हिंदू ही गिन लीजिए और बता दीजिए कि कौन कौन सी बिरादरी कितनी है। अरे भाई, तो जो आप जातिवादी जनगणना मत कराइए, आप हिंदुओं के देखिए। आप क्या है ना, अगर आप बीपी सिंह जी को अगर जयचंद बोल सकते हो तो आपकी सोच में वो गोडसे बैठा है। ये संगीत रागी नहीं बोल रहे हैं, ये गोडसे की आत्मा बोल रही है और गोडसे की आत्मा को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सुरक्षित रहिए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन गोडसे को दिल और दिमाग से निकाल के, ये गोडसे का देश नहीं है, ये गांधी का देश है और ये देश गांधी के रास्ते पर चलेगा, किसी आतंकवादी के रास्ते पर नहीं चलेगा। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड प्रोफेसर आगे। देखिए, इसमें गोडसे और गांधी की बात ही नहीं थी। मैंने सिर्फ एक ही चीज कहा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए हिंदू समाज को डिवाइड किया। जिस आरक्षण को लागू करना था वो लागू किया जा सकता था, करना भी चाहिए। समाज का एक बड़ा पिछड़ा वर्ग है, उसके पक्ष में आरक्षण होना ही चाहिए, लेकिन उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए जो पहले से फले फूले हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रखता हूं जिनको 500 करोड़ 500 एकड़ जमीन हो, वो भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए बैठे हुए खड़े हुए हैं। आइडिया बेहतरीन है, पर कोई भी राजनीतिक दल ये स्टैंड लेगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आरक्षण एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है राजनीतिक तौर पर, और अगर उसको ले करके पूरी तरीके से घबराहट नहीं तो कम से कम एक कंफ्यूजन, एक नर्वसनेस तो भारतीय जनता पार्टी में भी, सरकार में भी दिखाई दे रही है। चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।